आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो सच में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, एक तरफ तो इसके आधुनिक कानून इतने सख्त हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, और दूसरी तरफ है इसकी वो लुभावनी, सदियों पुरानी ऐतिहासिक विरासत जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की। तो चलिए आज मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया एक ही देश में एक साथ कैसे चल रही हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ईरान के इस डुअलिटी फ्रेमवर्क यानी दोहरेपन को समझने से। फिर हम बात करेंगे वहां के परिवार और विवाह कानूनों की, उसके बाद सार्वजनिक जीवन के प्रतिबंधों की, और आखिर में चलेंगे वहां की शानदार प्राचीन वास्तुकला और टूरिज्म की तरफ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, द डुअलिटी फ्रेमवर्क, ईरान के विरोधाभासों को समझना। अब देखिए, अगर आप नक्शे पे नजर डालें तो कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के ठीक बीच में बसा ईरान वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही अलग और अनोखी प्रोफाइल रखता है। यही बात हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य विषय भी है। मतलब एक ऐसा देश जो एक तरफ तो अविश्वसनीय रूप से सख्त कानूनी ढांचे और नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन साथ ही वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और प्राचीन ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक भी है। ये द्वैत, या यूं कहें कि ये अनोखा कंट्रास्ट ही ईरान की असली कहानी है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, परिवार और विवाह कानून, एक बेहद सख्त कानूनी ढांचा। सच कहूं तो ये एक ऐसा कानूनी पहलू है जो काफी चौंकाने वाला है। 2013 में वहां एक बेहद विवादास्पद कानून पास हुआ था। इस कानून के मुताबिक एक पिता कानूनी तौर पर अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है, बशर्ते उस लड़की की उम्र कम से कम 13 साल हो गई हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर काफी बहस होती है, लेकिन वहां के कानूनी ढांचे की ये एक जमीनी हकीकत है। इसके अलावा वहां की कानूनी व्यवस्था में अस्थायी विवाह यानी टेम्पररी मैरिज का भी प्रावधान है, जो अपने आप में काफी अनोखा है। आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसी शादियां होती हैं जिनकी एक तय समय सीमा होती है। ये समय सीमा कई सालों की भी हो सकती है, और हैरानी की बात यह है कि महज कुछ घंटों के भी। और इसे आगे बढ़ाना है या तुरंत खत्म करना है, ये पूरी तरह से पति के फैसले पर ही निर्भर करता है। अब अगर हम शादी के बाद के अधिकारों की बात करें तो पलड़ा साफ तौर पर एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। तलाक की पहल करने का अधिकार वो केवल पुरुषों के पास है। अगर महिलाओं को बाहर जाकर काम करना है तो उन्हें अपने पति की इजाजत लेनी ही होगी। यही नहीं, कानूनी तौर पर पत्नियां अपने पति के साथ अंतरंगता से इनकार भी नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैवाहिक अधिकारों के मामले में पुरुषों का पलड़ा भारी है और शादी के भीतर महिलाओं की स्वतंत्रता काफी सीमित है। और तो और इस कानूनी व्यवस्था का एक और बहुत ही जटिल पहलू है। स्पष्ट कानूनों की कमी की वजह से कई बार पुलिस या अधिकारी खुद अपराधी पर इस बात का दबाव डालते हैं कि वो पीड़िता से ही शादी कर ले। लेकिन होता क्या है, अक्सर ऐसी शादियां होते ही तुरंत तलाक में बदल जाती हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि ईरान में आज आपको अविवाहित महिलाओं की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। घर की चार दीवारी से निकलकर अब बात करते हैं बाहर की दुनिया की। भाग 3, सार्वजनिक जीवन में प्रतिबंध, दैनिक नियम और कानून। जब बात सार्वजनिक जीवन की आती है तो रोजमर्रा के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों की लिस्ट काफी लंबी है, खासकर महिलाओं के लिए। मतलब किसी गैर रिश्तेदार पुरुष के साथ हाथ मिलाना वहां एक अपराध है। आप तंग या चुस्त कपड़े नहीं पहन सकते, और पुरुषों के साथ खेल स्टेडियमों में जाकर मैच देखने की तो सख्त मनाही है। ये कोई आम सामाजिक परंपराएं नहीं है, बल्कि ऐसे कड़े कानून हैं जिनका पालन करना ही होता है। इन सार्वजनिक नियमों का असर कितना गहरा है, इसे समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार ईरान की अंडर 23 महिला वॉलीबॉल टीम ने एक ग्लोबल टूर्नामेंट जीता। अब जाहिर है, जीतने के बाद जश्न तो मनेगा ही, राइट? लेकिन अवैध शारीरिक संपर्क के कानून से बचने के लिए उन खिलाड़ियों को अपने ही पुरुष कोच के साथ हाथ मिलाने के लिए बीच में एक क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा था। है ना हैरानी की बात? और अगर आप सोच रहे हैं कि सार्वजनिक ड्रेस कोड को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है, तो बस इतना जान लीजिए कि अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती है तो नियमों का उल्लंघन करने पर उसे सीधे 2 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। बिल्कुल, आपने सही सुना, 2 महीने की जेल। हालांकि ऐसा नहीं है कि कड़े नियम सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं, आम नागरिकों के लिए भी कई तरह की मनाही है। उदाहरण के तौर पर आप वहां सड़क पर गा नहीं सकते, ये अपराध माना जाता है।
टाई पहनने पर भी पाबंदी है, और तो और ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों के लिए लिंग परिवर्तन के ऑपरेशन की भी कानूनी अनुमति नहीं है। ये दिखाता है कि वहां लोगों के सामाजिक जीवन पर नियंत्रण का दायरा कितना बड़ा है। अब इतनी सारी बातें और इतने सख्त कानूनों के बारे में जानने के बाद आपके मन में भी यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब नियम इतने कड़े और विवादास्पद हैं तो फिर हर साल हजारों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ईरान क्यों जाते हैं? आखिर वो वहां क्या देखने जाते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले और अंतिम हिस्से में, भाग 4, प्राचीन वास्तुकला और पर्यटन, एक स्थायी विरासत। तो पर्यटकों के वहां जाने की सबसे बड़ी वजह है ईरान का बेहद गहरा और समृद्ध इतिहास, जो लोगों को प्राचीन वास्तुकला देखने के लिए अपनी तरफ खींचता है। शिराज से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित पर्सेपोलिस को ही ले लीजिए। 520 ईसा पूर्व में, जी हां, 520 ईसा पूर्व में इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में पूरे 150 साल लगे थे। हालांकि बाद में सिकंदर ने इसे जला दिया था, लेकिन इसकी कहानी आज भी जिंदा है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उस विनाशकारी आग के बावजूद पर्सेपोलिस आज भी उल्लेखनीय रूप से सुरक्षित है। जो भी पर्यटक वहां जाते हैं, उन्हें कम से कम 2 घंटे का एक ऐसा शानदार अनुभव मिलता है जो उन्हें सीधे एक प्राचीन साम्राज्य के गौरवशाली अतीत में ले जाता है। ये किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा है। चलिए अब राजधानी तेहरान की ओर चलते हैं। वहां आपको मिलेगा शानदार गुलिस्तान पैलेस, जो ऐतिहासिक काजार वास्तुकला का एक बिल्कुल बेजोड़ नमूना है। इसके अंदर कलाकृतियों का एक पूरा खजाना है। यहीं पर शम्सुल इमारा भी है, जो किसी जमाने में ईरान की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। और ये महल इतना विशाल है कि इसके अंदर की अलग अलग इमारतों और हिस्सों को देखने के लिए आपको अलग अलग एंट्री टिकट लेने पड़ते हैं। और आखिर में कोई भी पर्यटक नक्शे जहां स्क्वायर देखे बिना वापस नहीं लौटना चाहता। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्क्वायर यानी चौराहा है। इसके चारों तरफ खूबसूरत मस्जिदें हैं, एक महल है और एक बहुत ही जीवंत बाजार है। ये जगह सफवी वंश के कीमती रत्नों का घर भी है। लेकिन सिर्फ इतिहास ही नहीं, गर्मियों की शाम को ये एक बहुत ही लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट भी बन जाता है, जहां लोग आराम से अपनी संस्कृति का आनंद लेते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम वापस उसी एक बड़े और गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा देश जिसके आधुनिक कानून इतने सख्त और प्रतिबंधात्मक हैं, वहां इतनी शानदार, खूबसूरत और प्राचीन सांस्कृतिक पहचान इतनी मजबूती से कैसे टिकी हुई है? एक तरफ इतने कड़े नियम और दूसरी तरफ इतनी खुली और जीवंत विरासत। सच में यह विरोधाभास ईरान को दुनिया के सबसे जटिल लेकिन साथ ही सबसे आकर्षक देशों में से एक बनाता है। इस पर आपका क्या ख्याल है? आज के हमारे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।